प्रतिभागियों का एवं आज हमारे बीच जो रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम का प्रारंभ जैसे हम हमेशा से ही गणेश जी के नाम से प्रारंभ किया है, तो एक श्लोक के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। तो बहुत सारे टास्क के साथ हमारी ये नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे को बढ़ रही है और सभी प्रतिभागी जो इसमें उपस्थित हो रहे हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हो रहे हैं और प्रश्न भी उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो हमारे बीच आज जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी। डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी के बारे में आप लोग पहचानते ही हैं, पर मैं ऑफिशियल उनका एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी हेड स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से हैं। आपके अंडर में कई स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जिनके गाइड के रूप में मैडम उपस्थित हैं। आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे जर्नल में आपके रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हैं। तो मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए रुचि मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के सेशन का प्रारंभ करें। थैंक यू। Thank you so much, Usha ma'am. Thank you so much for the kind words and the good introduction. Thank you. A very warm welcome to all the research scholars, faculty members of the humanities department, faculty members, deans, HODs of other departments, and all the other participants who have joined for this faculty development program on research methodology. And today I am going to give my presentation on the topic preparation of synopsis. So I'm going to focus on how the synopsis is made and what important points should be considered while making the synopsis. Ma'am, मेरी आवाज आ रही है सही? Yes, yes. Okay, okay. So I'll share the screen with you. Just a minute. I will just try once again because it is something wrong is happening. Yes, yes. Okay, so I will start my presentation now, and it is on the preparation of synopsis. So आप लोग ने इतने टाइम से, इतने दिनों से आप दिस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में इतना कुछ सुना है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर रिसर्च एंड हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू कंप्लीट इट. तो आपको एक बेसिक गाइडलाइन में आज देने वाली हूँ स्पेसिफिकली फॉर दोज स्कॉलर्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट योर थीसिस वर्क, और जिन्होंने जब कोर्स वर्क अभी कंप्लीट किया है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द होल प्रोसीजर कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं पीएचडी का, उसके बाद फिर आप कोर्स वर्क करते हैं, उसके बाद आपको एक लिटरेचर रिव्यू सबमिट करना होता है एंड देन आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है. तो सिनॉप्सिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू मेक before you start your journey of thesis writing. So synopsis is something a very important document, and it is usually a 20 to 30 page file or a booklet you can say, which you need to prepare. और RDC जो आपकी होती है, जो रिसर्च डेवलपमेंट कमिटी बैठती है, उसमें आपको अपना सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन देना होता है, जहाँ पे आपका जो टाइटल है वो फाइनल हो जाता है. सो जो टाइटल है, जो on which you are going to do your PhD, on which you are going to do your thesis, that is finalized when you are
giving the synopsis and when you're giving the presentation in front of RDC. So आपकी synopsis एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज आप अपनी रिसर्च किस टॉपिक पे करने वाले हैं, ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च, एंड कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं, उसकी 50% नॉलेज आपको होनी चाहिए पहले से, और 50% इंफॉर्मेशन आप सिनॉप्सिस में देते हैं. तो सिनॉप्सिस ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है इन द जर्नी ऑफ थीसिस राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग द थीसिस. तो वी विल सी व्हाट इज अ सिनॉप्सिस. तो सिनॉप्सिस का मीनिंग क्या होता है? सिनॉप्सिस का मीनिंग बेसिकली होता है, इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग. तो कोई भी चीज जब आप मैम मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस, आपकी आवाज बहुत क्लियर है मैम. ओके, थैंक यू. So when this word synopsis is used when you're writing a short summary of any piece of writing. अगर कोई 200 पेज की बुक है और उसकी भी आप समरी लिखते हैं तो उसको भी हम synopsis बोलते हैं, है ना. तो synopsis is basically a short summary of anything that you are writing. Anything that you are writing, a summary of it, it is called a सिनॉप्सिस. सो ये सिनॉप्सिस वर्ड सिर्फ पीएचडी से रिलेटेड नहीं है, जनरली भी हम लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ शॉर्ट समरी. सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. पर हम पीएचडी थीसिस जो हम 300 पेज की थीसिस लिखते हैं उसकी भी हम एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं बिफोर राइटिंग द थीसिस. यूजुअली हम समरी कब बनाते हैं किसी चीज की? जब वो हमारे पास 200-300 पेज का एक मैटर है उसका हम ब्रीफ निकालते हैं, है ना, तो वो हम समरी बनाते हैं. पर यहाँ पे हम समरी बिफोर हैंड ही बना रहे हैं. हमारे थीसिस हम बाद में लिखने वाले हैं, समरी वी आर मेकिंग इट बिफोर हैंड, है ना. तो समरी ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी प्रपोज टू डू. तो synopsis, as the definition says, that it is a outline of a proposed thesis. जो मैं PhD thesis लिखने वाली हूँ, जो मैं काम करने वाली हूँ, उसकी summary आप पहले से ही देते हैं कि this is what we are going to do in my thesis. This is what I propose to do in the thesis. तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस 20 to 30 पेज की जो आप समरी बना रहे हैं उसमें क्या क्या हेडिंग्स के अंडर आपको बनानी होती है, उसके बारे में मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दूंगी. So you see the format of synopsis. तो format में ये under these headings you make the synopsis. ये सारी headings के अंडर में आपको synopsis बनानी होती है. जैसे टाइटल होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च क्वेश्चन होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम और बिब्लियोग्राफी. आई एम गोइंग टू टेक अप ईच ऑफ दीज टाइटल्स. तो ये ब्रॉड हेडिंग्स होती हैं जो आपको सिनॉप्सिस में लेनी होती है. मैंने आपको बताया है पहले कि सिनॉप्सिस एक 20 to 30 पेज की एक बुकलेट होती है विच इज अ समरी ऑफ योर थीसिस. एंड when you are presenting, you're giving a presentation on the basis of your synopsis in front of the research development committee, जो RDC जिसे कहते हैं, वहां पे आपका टाइटल फ्रीज हो जाता है फॉर एटर्निटी, हमेशा के लिए. अब आप इस टाइटल का एक लेटर, एक वर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं. उस दिन वो टाइटल आपका फ्रीज हो जाता है जब RDC के सामने आप प्रेजेंट करते हैं. तो उस समय जो हमने सिनॉप्सिस बनाई है उसकी क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो दीज आर द हेडिंग्स ऑन विच यू आर वर्किंग. सो फर्स्ट वी विल सी द टाइटल. तो टाइटल जो आपके थीसिस का आप बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं अपने थीसिस पे. ऑन विच टॉपिक आर यू गोइंग टू वर्क, ऑन विच टॉपिक आर यू गोइंग टू राइट अ 300 पेज थीसिस. सो टाइटल शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्प. यूजुअली 8 to 10 वर्ड्स का टाइटल हो सकता है मैक्सिमम, बहुत लंबा नहीं होता है. 8 to 10 वर्ड्स का टाइटल होता है. अब टाइटल डिसाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. ऑफ कोर्स जब आप आरडीसी के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट टाइम you do make the RDC committee will give you recommendations, they will give you suggestions कि टाइटल में ये changes करिए आप, and then after that the title is finalized. लेकिन आपको भी अपना टाइटल एक प्रपोज करना होता है. जैसे आप अपनी सिनॉप्सिस इज अ प्रपोजल फॉर योर थीसिस, तो टाइटल भी आपको उसमें प्रपोज करना है. तो टाइटल हम कैसे चूज करते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इफ यू आर डूइंग अ पीएचडी थीसिस की बेस्ट 4 व्हीलर इन द मार्केट आज की डेट में कौन सी है,
So if you make a title like this कि best four wheeler in the market in the present day, अगर इस तरह का टाइटल आपने लेना तो ये टाइटल करेक्ट नहीं है. करेक्ट क्यों नहीं है? इसमें इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर सही नहीं है. प्रॉब्लम इसमें ये है कि व्हेन यू आर चूजिंग a title for a PhD, it cannot be as broad as this. अगर हम बोल रहे हैं कि बेस्ट फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर में कार भी आएगी, जीप भी आएगी, ट्रक भी आएगी, बस भी आएगी, और भी फोर व्हीलर्स आ जाएंगे. फिर इन द प्रेजेंट डे मतलब कि आप उस सर्वे जो करेंगे अगर फोर व्हीलर के बारे में, तो कहाँ के लिए करेंगे? मध्य प्रदेश के लिए करेंगे, इंडिया के लिए करेंगे, वर्ल्ड के लिए करेंगे. तो आपका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फिक्स्ड नहीं हो पाएगा. एंड इट इज वेरी ब्रॉड कि फोर व्हीलर में कई प्रकार की फोर व्हीलर्स हैं, फिर वो सर्वे किस कंट्री के किस पार्ट में हो रहा है, वो सब कुछ बहुत ब्रॉड हो गया, उसमें आप थीसिस नहीं कर सकते. तो ये टाइटल इतना ब्रॉड हो गया अपने आप में, उसमें इतनी सारी चीजें आ गई कि वो पीएचडी टाइटल के लिए एप्ट नहीं रहा, है ना. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट वन इज बेस्ट कार अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन गुजरात, है ना. अगर हम इस तरह का टाइटल लेते हैं तो अब हमने फोर व्हीलर हटा दिया, तो हमने कार पे फोकस किया कि इट इज नॉट जीप, इट इज नॉट बस, इट इज नॉट ट्रक, इट इज ओनली कार दैट वी आर गोइंग टू फोकस कि कार कौन सी सबसे अच्छी है, और वो भी इन द स्टेट ऑफ गुजरात. So we are not talking about the world or other countries, about India, about Madhya Pradesh. We are only talking about one particular state, that is Gujarat. और उसमें भी हम सिर्फ कार पे फोकस करें, तब जाके हमें मालूम होगा कि देयर आर 10 to 12 कंपनीज जो कार्स बनाती हैं, और हर कंपनी 5-6 मॉडल्स बनाती है एक कार के. तो इतना सब कवर करेंगे तब जाके आपकी वो 300 पेज की थीसिस बनेगी. तो इसीलिए हमने फोकस किया कि फोर व्हीलर हटा के हमने कार लेके आए, और वर्ल्ड को छोड़ के हमने एक पर्टिकुलर स्टेट की बात की. सो दिस इज द करेक्ट टाइटल फॉर द थीसिस. अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगी यहाँ पे कि अगर हमें रिसर्च पेपर लिखना है, द रिसर्च पेपर दैट यू पब्लिश इन जर्नल्स, द रिसर्च पेपर दैट यू राइट फॉर कॉन्फ्रेंसेस, तो अगर इसी टाइटल के हिसाब से हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है, तो रिसर्च पेपर हमको और नैरो डाउन करना पड़ेगा. दिस टॉपिक हैज टू बी अगेन नैरो डाउन, क्योंकि रिसर्च पेपर 2 पेज से लेके 12 पेज तक का होता है, इससे ज्यादा बड़ा रिसर्च पेपर नहीं होता. इट कुड बी मिनिमम 2 पेजेस एंड मैक्सिमम 12 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं. मोस्टली पीपल राइट 3 to 4 पेजेस फॉर अ रिसर्च पेपर. तो उसमें हमको बेस्ट मारुति कार अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन गुजरात, इस तरह का टाइटल. मतलब फिर कार के भी हम एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले लेंगे कि इस कंपनी की मान लो 4 मॉडल्स ऑफ कार आते हैं या 5 मॉडल्स ऑफ कार आते हैं, तो उन 5 मॉडल्स का हम कंपैरिजन करेंगे अपने रिसर्च पेपर में. तो हमने उसी टॉपिक को और नैरो डाउन किया, देन इट बिकम्स द टाइटल फॉर रिसर्च पेपर. थीसिस के लिए हमने किया तो हमने कहा कि चलो फोर व्हीलर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, या कार अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गुजरात. सो थीसिस का टाइटल, रिसर्च पेपर का टाइटल, यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली, वेरी मेटिकुलसली कि आपका टाइटल क्या होने वाला है. क्योंकि रिसर्च पेपर इज वेरी, यू आर नैरोइंग इट डाउन, एंड थीसिस यू आर मेकिंग इट अ लिटिल बिट ब्रॉडर. लेकिन उसना इतना भी ब्रॉड नहीं करना है कि आप उसमें अपनी थीसिस ना कर पाए. सो यू शुड नो द डिफरेंस. जैसे एक और एग्जांपल मैंने इसमें लिया है, दिस इज सिंस आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ये टाइटल लिया है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रोमांटिक एज इन ब्रिटिश लिटरेचर. तो अगर कोई एनालिसिस कर रहा है रोमांटिक एज की जो ब्रिटिश लिटरेचर में है, तो रोमांटिक एज एक 50 to 60 ईयर्स का पूरा स्पैन है, या मोर देन 60 ईयर्स. तो उस मोर देन 60 ईयर्स में अंग्रेजी साहित्य में 100 से ज्यादा लेखकों ने काम किया होगा. मोर देन 100 राइटर्स हैव रिटन इन दैट स्पैन ऑफ 60 ईयर्स इन ब्रिटिश. तो क्या आप उन 100 लेखकों के, फिर हर लेखक ने 10-15 बुक निकाली हैं, क्या आप इतने बड़े चीज को लेकर थीसिस बना सकते हो? 60 ईयर्स में 100 लेखकों ने, और हर लेखक ने फिर उसमें 100 किताबें लिखी हैं. सो यू कैन नॉट मेक इट सो ब्रॉड एज द पीएचडी थीसिस or the title. So you have to again narrow it down. तो हमने फिर उसको कैसे किया कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ. तो वर्ड्सवर्थ नाम के एक पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमने किया कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री. तो सिर्फ हमने एक राइटर को चुना, और उस एक राइटर की उन्होंने अगर 10 पोएम्स लिखे हैं या 15 पोएम्स लिखे हैं, तो उनको एनालाइज किया. सो दिस विल बिकम द टाइटल ऑफ योर पीएचडी थीसिस.
तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स व्हेन दे कम यू नो विद द टॉपिक्स और द टाइटल्स व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी, और जब सिनॉप्सिस बनाते तो वो इतने ही ब्रॉड टाइटल्स लेके आते हैं, जैसे कि मैंने इसमें पॉइंट आउट किया जो इनकरेक्ट वाले हैं. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, नैरो डाउन योर रिसर्च की 300 पेज की रिसर्च आप किसमें थीसिस लिख सकते हैं. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जैसे मैंने आपको रिसर्च पेपर का बताया कि ये दिस इज द टाइटल फॉर थीसिस, पर अगर हम रिसर्च पेपर का इसी में बताएंगे तो हम ये क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ की कोई एक पोयम लेंगे और फिर उस पे रिसर्च पेपर लिखेंगे. तो you understand the difference. Research paper which you are writing for a journal or for a conference, तो उसमें हमने एक राइटर की एक पोयम ली, लेकिन जब मैं थीसिस लिख रही हूँ तो उस एक राइटर की 15 पोयम्स पर मैं थीसिस लिखूंगी. So this is how you should know the clear-cut difference of how you have to frame the title. You have to be very careful and go into a specification. ये कैसे है. अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं कि कोई भी बैंक है उसकी कौन सी लोन वाली स्कीम सबसे अच्छी है ना, किसी भी बैंक की लोन स्कीम सबसे अच्छी कौन सी है, तो आप जब रिसर्च पेपर लिखेंगे, सो रिसर्च पेपर में आप लिखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाउस लोन स्कीम, वेरी नैरो डाउन टॉपिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाउस लोन स्कीम, दिस कुड बी द टाइटल फॉर योर रिसर्च पेपर. और अगर आप थीसिस लिखेंगे इसी तरह से, तो आप लोन स्कीम्स ऑफ 2 बैंक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोन स्कीम्स का कंपैरिजन. दिस कुड बिकम द टाइटल ऑफ योर थीसिस. कि तब मैं ये आप उस 300 पेज की थीसिस में ये बताएंगे कि ICICI बैंक की ये 10 प्रकार की लोन स्कीम्स है, हाउस लोन है, बिजनेस लोन है, लोन फॉर विमेन है, फॉर एंटरप्रेन्योर्स है, और इस तरह दूसरे बैंक की इतनी सारी स्कीम्स हैं, और फिर आप कंपैरिजन करेंगे, तो वो हो जाएगा टाइटल ऑफ द थीसिस. पर एक बैंक की एक पर्टिकुलर लोन स्कीम में हम रिसर्च पेपर लिखेंगे. सो यू शुड नो द क्लियर कट डिफरेंस इन हाउ टू फ्रेम द टाइटल फॉर रिसर्च पेपर और फॉर योर PhD thesis. So this should be very clear to you. तो टाइटल के बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन. सो हाउ यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि सिनॉप्सिस 20 to 30 पेजेस की होती है. सो इंट्रोडक्शन कुड बी अराउंड 5 पेजेस. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप फॉर योर सिनॉप्सिस, द फर्स्ट टाइटल जो हमारा आता है, मतलब जो मेन टाइटल ऑफ कोर्स जो आपके थीसिस का है, उसके बाद जो सब हेडिंग्स जो हम कवर करते हैं फॉर राइटिंग द सिनॉप्सिस. सो द इंट्रोडक्शन बिकम्स द फर्स्ट पार्ट. सो इन इंट्रोडक्शन, what do you write? You explain the meaning of the title and briefly give a background. कि इस जैसे अगर आप किसी राइटर पे काम कर रहे हैं, जो कि आई एम फ्रॉम लिटरेचर, तो उस राइटर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं, या पर्टिकुलर नॉवल जिस पे काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं. सो यू ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, you're introducing your title and you're giving a background. So that basically is coming under introduction. Then research question. जब आपने इतनी सारी सेशन सुने हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम, ये टर्म बहुत बार सुना होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली ये क्या मीनिंग होता है, और हमेशा आपके RDC में या इवन जो फाइनल वाइवा जब होता है आफ्टर यू कंप्लीट योर थीसिस, तो उसमें ये सवाल बार बार उठता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था या रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी. तो रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम है कि मेन आप जो इशू उठा रहे हैं, जो मेन इशू आप उठा रहे हैं अपने टाइटल में, अपने थीसिस में, जिसका कि आप सोल्यूशन बाद में निकालने वाले हैं, तो दैट बिकम्स द रिसर्च क्वेश्चन और द रिसर्च इशू विच यू गोइंग टू रीज. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया लोन स्कीम्स के ऊपर, अगर आप थीसिस कर रहे हैं, तो अगर आप ये उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हाउस लोन स्कीम या लोन स्कीम्स किस प्रकार की हैं एक पर्टिकुलर बैंक की, है ना, ये आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लोन स्कीम्स आर अवेलेबल, किस तरह की लोन स्कीम्स एक पर्टिकुलर बैंक में है. और फिर आप सोल्यूशन उस पे आते हैं कि इस बैंक में ये 10 प्रकार की लोन स्कीम्स हैं, जिसमें कि हाउस लोन स्कीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर पीपल. तो ये जो आप हाउस लोन स्कीम सबसे अच्छी है, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आप. लेकिन आपने इशू क्या रेज किया है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लोन स्कीम्स अवेलेबल.
तो ये आपने किया है कि वो किस तरह की लोन स्कीम्स हैं, उनमें कितना रिटर्न देना पड़ता है, कितना प्रीमियम भरना पड़ता है, ये सब आपने ऑब्जेक्टिव्स या इशू रेज किया है। रिसर्च क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इशू दैट यू आर रेजिंग, और फिर फाइनली उसी इशू का सोल्यूशन आप अपने कंक्लूजन में निकाल रहे हैं। So research question is basically the main problem which you are raising in your thesis, जिसका की solution हम निकालते हैं, है ना। So that is, अगर आप सर्वे कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या यूटिलिटी है आपकी, तो यही आपका रिसर्च क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, या ऑनलाइन क्लासेस का क्या इम्पैक्ट है। फिर आप उसका एक कंक्लूजन निकाल के आते हैं, सबसे पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस are not very useful, yeah they are very useful, so that will be the solution. So research question is the main issue or the main point, the main focus that you have raised during the beginning of your thesis. तो ये बहुत important होता है कि आपको synopsis के समय ही पता हो कि आप कौन सा issue उठाने वाले हैं, क्योंकि आपकी RDC जो होती है उसमें ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि what is your research question, so what problem are you raising for which you are going to do the 3-year research and you're going to come up with a solution. So which is the issue that you're looking forward to, so that will be the research question. फिर next aspect जो आपके synopsis में आता है वो है review of literature. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर एक हमारा अलग से सेशन भी होने वाला है। एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, आप पहले बिफोर दी सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस, कई बार यूनिवर्सिटीज में रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी सबमिट करने को बोलते हैं। तो ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स को क्लियर नहीं होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ रिव्यू द वर्ड होता है रिव्यू, उसका मतलब क्या होता है, रिव्यू यानी कि कोई भी चीज को, व्यू यानी देखना होता है और रिव्यू यानी फिर से देखना। तो रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी चीज को आप फिर से देख रहे हैं, अगेन यू आर लुकिंग एट समथिंग, यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, अगेन यू आर लुकिंग एट, रिविजिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बेसिकली मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक अपने पीएचडी थीसिस के लिए चूज किया है, विच एवर टॉपिक ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन, यू आर गोइंग टू सी कि ऑन द सेम टॉपिक विच यू हैव चोजन, is there anyone else who has written some research paper, who has done thesis, who has written some blog or anything, उससे टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या काम हो चुका है। अगर आप बैंक्स के ऊपर एक पीएचडी थीसिस कर रहे हैं, तो बैंक्स के ऊपर पहले किसने पीएचडी थीसिस लिखी है, किसने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको सिनॉप्सिस में मेंशन करना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक सेक्शन होता है सिनॉप्सिस में, आपको एक हेडिंग देनी होगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अंडर इट यू हैव टू राइट डाउन कि दिस पर्सन हैज रिटन अ रिसर्च पेपर ऑन दिस टाइटल, और मतलब उस जो रिसर्च पेपर लिखा है, जिसने लिखा है उसका नाम और जो टाइटल है उस रिसर्च पेपर का वो, और उसका ब्रीफ रिसर्च पेपर का आपको एक पैराग्राफ। तो आपको एक लिस्ट बनानी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 व्हीलर्स के ऊपर या कार के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो कार्स के ऊपर रिसर्च पेपर कितने लोगों ने लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी होगी ऑब्वियसली। तो आपको एक लिस्ट देनी होगी कि ये 5 लोगों ने भी कार के ऊपर रिसर्च की है और उनकी रिसर्च का ये टाइटल था और उसमें उन्होंने ये रिसर्च की। सो 1 पैराग्राफ डिवोटेड टू ईच आर्टिकल, 1 पैराग्राफ डिवोटेड टू ईच रिसर्च पेपर, जो पहले उसी टॉपिक पे लिख चुके हैं, उसकी आपको एक लिस्टिंग देनी होती है अंडर दिस हेडिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो आपको कहाँ से मिलेगा कि आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन सा रिसर्च पेपर, कौन सी थीसिस पब्लिश हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दिया है शोध गंगा, और एक MHRD की वेबसाइट है जिसमें कि थ्रस्ट एरियाज करके एक सेक्शन होता है। तो इन दीज 2 वेबसाइट्स यू कैन गो एंड विजिट एंड सी कि आपके टाइटल से रिलेटेड और कितनी थी। शोध गंगा तो कंप्लीट जो भी थीसिस पब्लिश होती है दुनिया में वो उस पर अपलोड हो जाती है। Whether it is published in any part of the world, it is uploaded. Now it has become mandatory for universities, whether they are private or government, so that they need to upload the thesis on this website. So आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें आपका सेक्शन, आपका सब्जेक्ट आपको सर्च करना पड़ेगा, साइंस है कि मैथ्स है कि फिजिक्स है कि सोशियोलॉजी है, उसमें सब्जेक्ट सर्च करके फिर उससे रिलेटेड थीसिस आप देखेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड किसने लोगों ने पहले थीसिस या रिसर्च पेपर जमा किया। तो वो लिस्ट आपको अपने
सिनॉप्सिस का हिस्सा उसको भी बनाना है. So that becomes a part of your synopsis. So review of literature पे एक सेशन ऑलरेडी हमारे पास प्लान्ड है, सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी उस पर. फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ ये रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा एक टॉपिक ही है. हर दिन सेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ही हो रहे हैं. सो आई एम श्योर आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन और मिल गया होगा अब तक. यू मस्ट हैव गॉट टू नो, बट व्हाट इज द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी? यू ऑल, एनीबडी हु इज कीपिंग इन माइंड कि मुझे पीएचडी करनी है या पीएचडी के प्रोसेस पे जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हैं, सो दे शुड नो दिस टर्म, ऑल दीज टर्म्स, सिनॉप्सिस, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारे टर्म्स से यू शुड बी फेमिलियर विथ, यू शुड बी अवेयर ऑफ देयर मीनिंग. इसीलिए मैं आपको ब्रॉड मीनिंग्स ही समझा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स. हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात की है, सो आई एम टेलिंग यू वेरी ब्रॉडली कि उनका जनरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली, मेथड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का तरीका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड? मेथड इज हाउ यू डू इट. व्हाट इज द मेथड? सो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली मीन्स कि रिसर्च करने का क्या तरीका है. What is the method I am going to adopt to do my research in 3 years? What is the method that I am going to adopt to write my 300-page PhD thesis? So what is the method that I am going to adopt? That is research methodology. पर ये एक बहुत एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो चुका है आजकल, इसीलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट की रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग होती है. मैथ्स का पर्सन इफ ही इज डूइंग रिसर्च, तो वो एक पुराने फॉर्मूलाज को यूज करके एक नया फॉर्मूला लेके आएगा, तो उसकी मेथड क्या है? उसने पुराने फॉर्मूलाज को यूज करके एक नया फॉर्मूला लेके आए. लेकिन इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर का व्यक्ति है, उसकी मेथोडोलॉजी अलग होगी. वो किसी साहित्य की किताब का स्टडी करके, उसके या मे बी राइटर का इंटरव्यू करके अपना एनालिसिस करता है, तो उसकी मेथोडोलॉजी. तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग जब मेथड हो गई रिसर्च करने की, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बिकम्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. हमको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी रखनी है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस. सो हियर जब हम थीसिस लिखना स्टार्ट करते हैं, वी गो ऑन टू द जर्नी ऑफ राइटिंग द थीसिस. तो हमें उस 300 पेज की जो थीसिस लिखनी है, 250-300 पेज की, उसका मैटर कहाँ से कलेक्ट करना है? उसको लिखने के लिए हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है, डेटा. ना तो वो डेटा आप कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे डेटा कंपाइल करेंगे, फिर कैसे उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करके अपनी थीसिस बनाएंगे. ऑल दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. और यही हमारे सब स्पीकर्स ने सारी चीजें काफी डिटेल में आपको बताई हैं. तो जैसे हमारे अनिमेश सर आए थे या भी डॉक्टर बीरपाल सिंह सर आए थे, उन लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी, स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव. सो जो ह्यूमैनिटीज की है और स्पेसिफिकली लिटरेचर वाले हैं, वो क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं. यानी जो मेथड, जो तरीका वो अपनी रिसर्च करने को अपनाते हैं, वो क्वालिटेटिव कहलाता है. ये टर्म यूज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि आपने कौन सा तरीका अपनाया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. जब आप RDKC के सामने खड़े होंगे, अपनी रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी के सामने खड़े होते हैं, अपनी सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन देते हैं, या इवन फाइनल PhD वाइवा जब आप देते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, क्वालिटेटिव थी कि क्वांटिटेटिव थी या मिक्स्ड थी. तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. यूजुअली ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में हम क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं. तो क्वालिटेटिव टेक्निक का क्या मतलब होता है कि यू आर एनालाइजिंग what you are reading, what you are writing, you are analyzing it in your own terms. तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं कि क्वालिटेटिव टेक्निक होती है कि मैंने अगर एक बुक पढ़ी और मैंने अपने विचार उस बुक के बारे में रखे, वो क्वालिटेटिव टेक्निक है ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. मेरा अपना व्यू उस किताब के बारे में क्या था, दैट इज क्वालिटेटिव टेक्निक. एज सिंपल एज दैट. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव. या मैंने 4 लोगों से क्वेश्चन पूछा, एक सर्वे किया, 4 लोगों से क्वेश्चन पूछा और उसका रिजल्ट बताया कि ये रिजल्ट है जो 4 लोगों ने दिया और मेरे अपने विचार ये हैं. That is qualitative technique. So ये qualitative technique is commonly used in languages and in humanities to undergo research. तो research methodology का हिस्सा है qualitative या analytical भी इसको बोल सकते हैं.
और जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है, क्वांटिटेटिव यूजुअली साइंस के स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इवन कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भी, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज होती हैं। तो उसमें हमको जो डेटा मिलता है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। उसको हमें पहले हमें उनका सर्वे करके एक रिजल्ट निकालना पड़ता है, फिर वो जो वेरिएबल्स आए हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ है, उनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना पड़ता है, यानी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, मीन, मीडियन, मोड, ये फॉर्मूला यूज करके उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ता है और फिर हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि किस प्रकार के लोगों को गुस्सा बहुत आता है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल गेट एंग्री, सो हमने सर्वे किया औरतों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और सर्वे करा, सबसे पूछा क्वेश्चन, तो हमारे ये वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई जेड, आदमी, औरत, बच्चे, एंड देन फिर हमने एक रिजल्ट ड्रॉ किया कि जब हमने कैलकुलेशन किया कि इस तरह के आदमी ज्यादा गुस्सा करते हैं या इस तरह की औरतें ज्यादा गुस्सा करती हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि जब हम वेरिएबल्स, 3-4 वेरिएबल्स लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट निकालते हैं, तो वो टेक्निक जो होती है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक कहलाती है। क्वांटिटी शब्द का मतलब होता है मात्रा, है ना, कुछ तरह की क्वांटिटी है, तो वो मात्रा जो है, वो क्वांटिटेटिव जो टेक्निक है वो इट इज, उसमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर जो लिटरेचर में टेक्निक होती है या जो सर्वे बेस्ड होती है वो क्वालिटी होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों शब्दों में फर्क है। तो क्वालिटेटिव में हमने अपना एनालिसिस किया है, जो चीज ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, बोली जा चुकी है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, सो दैट इज क्वालिटेटिव। अगेन इस बार में बहुत सारे लोगों ने सेशंस दिए, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल फॉर दैट। अब हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, तो डेटा कलेक्शन जो है वो हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, कि हम लाइब्रेरी विजिट करें। जैसे कि मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो आई हैव डन माय पीएचडी ऑन राइटर कॉल्ड राजा राव, एंड ही इज इंडियन राइटर। उन्होंने माइथोलॉजी बेस्ड नॉवेल्स लिखी थी। तो मुझे जब लगा कि मुझे एक इंडियन राइटर पे अपनी करनी है, तो मुझे कहाँ से मटेरियल मिलेगा, तो फिर मुझे ये इसके भी लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट तो आजकल है ही, बट फ्रॉम वेयर विल यू कलेक्ट द मटेरियल, वेयर विल यू गेट दोस बुक्स। तो एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है जब आप रिसर्च करते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ यू हैव टू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर रिसर्च टॉपिक। तो आप कोई भी न्यूज सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको देखना है कि क्या मेरे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है ये। इफ यू, अगर इतनी आपको धुन रहती है ना, तब आप अपना पीएचडी बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स और कटिंग्स रखी हुई थी उसके लिए, कि मेरा टॉपिक था मिथ एंड रियलिटी इन द नॉवेल्स ऑफ राजा राव। सो जहाँ पे मिथ वर्ड आता था, जहाँ पे रियलिटी आता था, आई यूज्ड टू जस्ट टेक दैट, कि कहीं मेरे थीसिस में कहीं काम आ जाएगा। फिर मुझे पता लगा कि इंडियन राइटर्स जो इंडिया में जो राइटर्स अंग्रेजी में लिखते हैं, उनकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी है मदुरई में। सो आई कॉन्टेक्टेड दैट लाइब्रेरी कि मुझे इस पर्टिकुलर राइटर के बारे में जो भी बुक्स हैं आपके पास, आई वांट टू एक्सेस दोज बुक्स। तो फिर उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। तो अपनी थीसिस के लिए मटेरियल कलेक्ट करने का भी एक रिसर्च प्रोसेस होता है, कि आप अपनी थीसिस की मटेरियल कलेक्शन के लिए भी आप रिसर्च कीजिए कि कहाँ से मुझे मैटर मिल सकता है। तो ये रिसर्च भी आपको करनी होती है साथ साथ में, ताकि यू कैन कलेक्ट द मैटर। तो लाइब्रेरी कहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड मैटर मिलेगा। आप इंटरव्यू करेंगे तो कौन से लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं, कौन आपको जल्दी जवाब देगा, सर्वे कर सकते हैं, केस स्टडी, और फिर इंटरनेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। इंटरनेट के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगी आपसे, कि यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट, वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, एंड प्लेजरिज्म इज स्ट्रिक्टली prohibited, you cannot do that. So plagiarism word भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर मैंने 300 पन्ने अपने थीसिस के इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके भर दिए, तो वो प्लेजरिज्म है, आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी, 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो हमेशा रिसर्च इज योर बेबी,
you have to always be innovative and unique in the presentation of your thoughts. आपके जो original views हैं वो लिखिए. Of course आप help ले सकते हैं, you can take the help कि नेट पे क्या material available है, पर उन words को as such copy paste नहीं करिए, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी. आप अपने विचार उसमें ऐड करके लिखिए. अगर आपको एक पॉइंट भी मिल रहा है जो आपको सही लग रहा है तो अपने विचार या अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करिए. उसको कॉपी पेस्ट अगर करेंगे so that is called plagiarism and that is not at all acceptable. So ये सारे तरीके से आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये भी एक हेडिंग होती है फॉर योर सिनॉप्सिस कि व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. सो अभी आपने थीसिस लिखी नहीं है, आपने रिसर्च की नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आउटकम क्या होने वाला है, तो आपको एक एक्सपेक्टेड यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि ये आउटकम निकलेगा. इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप रिसर्च करें तो आउटकम कुछ और ही निकले, that may happen, but still what you expect कि इस तरह का आउटकम आने वाला है. जैसे कि अगर आप किसी बैंक की लोन स्कीम्स पे कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि इस बैंक की हाउसिंग लोन स्कीम सबसे अच्छी है, ये आप एक्सपेक्ट करें कि आउटकम आएगा. लेकिन जब आप आगे रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं, उनकी जो बिजनेस लोन स्कीम है वो ज्यादा अच्छी है या एंटरप्रेन्योर लोन स्कीम है वो ज्यादा अच्छी है. तो आपका आउटकम डिफर हो सकता है फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन फिर भी आपको शुरू में एक एक्सपेक्टेड आउटकम देना होता है कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन आउटकम. तो ये सेक्शन भी आपके सिनॉप्सिस का एक हिस्सा होता है. तो हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, फिर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चन, ये सारी हेडिंग्स जो हैं आपके सिनॉप्सिस का हिस्सा है. और इसमें फिर एक्सपेक्टेड आउटकम भी आता है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट में हम मूव करते हैं ये बिब्लियोग्राफी. नाउ बिब्लियोग्राफी जो है वो आपके जो पीएचडी थीसिस है, जो आपके 300 पेज की 250-300 पेज की पीएचडी थीसिस है, उसमें 20 to 25 पेजेस, स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, तो 20 to 25 पेजेस बिब्लियोग्राफी पे डिवोटेड रहते हैं. तो आप सोच लीजिए कि 300 पेज में 20 से 25 पेजेस आपकी बिब्लियोग्राफी में चले जाते हैं. बट फॉर योर सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस अपने आप में 20 to 30 पेज की एक बुकलेट होती है, तो उसमें भी 3 से 4 पेज हम बिब्लियोग्राफी को देते हैं. तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स. बिब्लियो वर्ड जो आ रहा है वो जो है वो इट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू आर गिविंग. तो इसमें भी 2 सेक्शन आते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो लिस्ट ऑफ बुक्स जो हमने कंसल्ट की हैं फॉर मेकिंग द थीसिस. तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये भी आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट आई एम मेंशनिंग इट हियर इन बिब्लियोग्राफी बिकॉज इन बिब्लियोग्राफी ऑल्सो यू हैव टू मेक 2 सेक्शंस, एक प्राइमरी डेटा का, एक सेकेंडरी डेटा का. सो प्राइमरी डेटा होता है जिस पर आपने काम किया है, जिस किताब पर आपने काम किया है, जो मेन सोर्स है आपका, वो आपका प्राइमरी डेटा है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंशी प्रेमचंद की किसी 2 नॉवेल्स पे थीसिस लिख रहे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद की वो 2 नॉवेल्स आपकी प्राइमरी डेटा कहलाती हैं. फिर अगर आप, मुंशी प्रेमचंद जी तो अब नहीं है, पर अगर जो राइटर पे करें वो अगर अभी जिंदा हैं तो उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं. तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी प्राइमरी डेटा कहलाता है. सो द मेन सोर्स, द मेन बुक ऑन विच यू आर डूइंग, द मेन टॉपिक, अगर आप बैंक्स पे कर रहे हैं, लोन स्कीम्स पे कर रहे हैं, तो वो जो बैंक है वो आपका जो है वो प्राइमरी डेटा में आ जाएगा. तो जिस मेन टॉपिक पे आप, जिस मेन मुद्दे पे, जो मेन इश्यू पे आप कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है. मेन सोर्स में इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनर अगर आप बनाते हैं कि मेरे को ये 10 लोगों से ये क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके बेसिस पे मैं रिजल्ट ड्रॉ करूंगा, तो वो क्वेश्चनर भी अपने आप में एक प्राइमरी डेटा हो जाता है. सो ऑल दैट ओरिजिनल वर्क विच फ्रॉम विच यू स्टार्ट योर पीएचडी थीसिस, जो मेन आपके पास हाथ में होता है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वो प्राइमरी डेटा आता है. जब हम बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तो प्राइमरी डेटा की हेडिंग अलग देते हैं, सेकेंडरी डेटा की हेडिंग अलग देते हैं, इन थीसिस ऑल्सो एंड एज वेल एज इन सिनॉप्सिस. सो प्राइमरी डेटा शुड बी वेरी क्लियर टू यू. आपको खुद पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा. फिर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो भी हम थीसिस लिखते वक्त जितनी भी बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, रेडियो, टेलीविजन, फेसबुक, जो भी आप कंसल्ट करते हैं,
टू राइट योर थीसिस, वो पूरा सेकेंडरी डेटा में आता है। आपको सब कुछ एक्नॉलेज करना है। अगर आपने किसी रेडियो 94.3 चैनल से कुछ मैटर लिया हुआ है तो आपको एक्नॉलेज करना है वहां पे कि इस चैनल से इस पर्टिकुलर ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ली गई है या इस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। जब आप उसको एक्नॉलेज करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आता है। आपने बता दिया कि मैंने ये 4 लाइन इस वेबसाइट से ली है और उस वेबसाइट का नाम डाल दिया, सो देन दैट इज नॉट प्लेजरिज्म। पर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। और यहाँ सॉफ्टवेयर्स हैं जो पकड़ लेते हैं, एक वर्ड का भी प्लेजरिज्म आपका पकड़ा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं और हमेशा बिफोर सबमिशन ऑफ थीसिस वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी थीसिस गुजरती है, तो आपको एक एक वर्ड जो है वो पकड़ा जाएगा कि ये कहीं से लिया गया। लेकिन अगर आप एक्नॉलेज करते हैं कि ये 4 लाइन मैंने इस वेबसाइट से ली है या इस सोशल मीडिया से ली है, इस न्यूज़पेपर से ली है ना। और ये चीज बहुत ध्यान में रखिए कि व्हेन यू आर कलेक्टिंग योर सेकेंडरी डेटा, की जैसे मैंने आपको बोला कि हर एंगल, हर चीज को आप अपने थीसिस के एंगल से देखिए। न्यूज में भी कोई न्यूज आई है उससे रिलेटेड तो कलेक्ट कीजिए, तो हमेशा उस न्यूज पेपर का नाम और वो किस दिन न्यूज छपी है वो वाला पार्ट भी अपने साथ रखें, तभी आप उसको बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर पाएंगे। तो जब मैंने थीसिस की थी तो मैं हमेशा, या इवन कोई बुक से, मान लो बुक का एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आप ले रहे हैं तो उस पैराग्राफ की आपने फोटो खींची, क्लिक किया, आजकल तो सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो उसका फ्रंट पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए जहाँ पे राइटर का नाम, पब्लिशर का नाम और सारी चीजें दी हुई है, क्योंकि आपको वही चीज बिब्लियोग्राफी में डालनी होगी। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम एनीवेयर, यू शुड हैव द डिटेल्स की फ्रॉम विच न्यूज़पेपर, the name of the newspaper, the date on which the news was published, from which book, who is the writer of the book, who is the publisher। तो हमेशा उसका ये वाला पार्ट न्यूज़पेपर का या फिर बुक का ये वाला पार्ट जहाँ पे ये डिटेल्स दिए हुए हैं, पब्लिशर नेम, राइटर नेम, वो सारा कुछ भी सेव करें अपने कलेक्शन में। तो न्यूज़पेपर को कटिंग काटने से अच्छा है कि वो वाला न्यूज़पेपर ही संभाल के रख लें, ताकि उसमें ऑलरेडी आपको न्यूज़पेपर का नाम और डेट आपके पास रहे, इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम न्यूज़पेपर। इस तरह बुक का अगर आप लेते हैं तो बुक में यूजुअली फर्स्ट पेज का आप क्लिक लें और साथ में उसको कलेक्शन कर पाए। सर जो आए थे एक सर गुप्ता सर, उन्होंने बहुत अच्छा मेंडले का सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जिसमें आप सेव करते जाएंगे तो अपने आप ही रेफरेंसेस आते चले जाएंगे। सो यू शुड यूज दैट सॉफ्टवेयर एज वेल जब आप बिब्लियोग्राफी बनाते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत काम आते हैं, बट उसमें इंफॉर्मेशन फीड तो आपको करनी है ना पहले। यू शुड नो कि ये मटेरियल मैंने किस बुक से उठाया है। बहुत जल्दबाजी में, बहुत एंथुजियाज्म में बहुत सारे स्कॉलर्स ये गलती करते हैं कि मैटर तो आपने ले लिया, अब आपको याद नहीं कि वो किस बुक से लिया था, कौन से न्यूज़पेपर से लिया था, फिर उसको वापस जाके ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सो द मोमेंट यू आर कलेक्टिंग द मटेरियल from any newspaper, journal, website, anywhere, make it a point कि उसकी details भी आपके साथ हो कि वो क्या नाम है, किस डेट में आए हैं, so that it becomes easier for you, you know, to make the bibliography. So ये सारी headings मैंने synopsis के आपको बताएं कि synopsis, I will just sum up everything, कि synopsis is a 20 to 30 पेज बुकलेट जो आपको RDC के सामने प्रेजेंट करनी होती है। पहले सबमिट करते हैं, फिर उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड इट इज गिविंग अ समरी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर थीसिस। तो उसमें ये हेडिंग्स होती हैं जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, किस टॉपिक पे आप कर रहे हैं, कौन सा इशू आप रेज कर रहे हैं जिसका कंक्लूजन निकालना है, लिटरेचर रिव्यू, उसी टॉपिक पे पहले क्या काम हुआ है, लिटरेचर रिव्यू हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई कि आप किस तरीके से अपनी रिसर्च करने वाले हैं, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, कौन सी चीजों से, कौन सा आपका प्राइमरी डेटा है, कौन सा आपका सेकेंडरी डेटा है, फिर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, विच मे डिफर फ्रॉम द रियल आउटकम, पर एक्सपेक्टेड क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको सिनॉप्सिस में देनी पड़ती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको थीसिस लिखने के पहले ही पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरगो द रिसर्च। And I would like to now end my presentation giving all the best to all the research scholars present in this FDP जो अपनी journey के लिए कर रहे हैं काम, and wish you all the very best, and we are all there to help you। अगर आपको कोई भी doubt है, question है, so we are there available। हाँ, ये रुचि मैम, राजीव कुमार गुप्ता का एक प्रश्न है। जी मैम। हेलो जी मैम। हाँ, उनका कहना ये है कि सिनॉप्सिस बनाते टाइम हमें कितने रिसर्च क्वेश्चन फ्रेमिंग करने चाहिए? अच्छा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो आपके, राजीव जी, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके 3-4 हो सकते हैं, है ना। कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि लोन का
अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी लोन सबसे अच्छी है कौन से बैंक की, तो आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि ये इतने प्रकार के लोन्स होते हैं, इतने प्रकार के बैंक्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन यूजुअली एक या दो ही होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च इशू जो हम रेज कर रहे हैं वो यूजुअली एक या दो ही होना चाहिए कि कौन सा वाला लोन सबसे अच्छा है, मैं इस बात पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, तो वो एक या दो ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जरूर दो तीन हो सकते हैं, पर रिसर्च क्वेश्चन एक या दो से ज्यादा नहीं होते। ओके मैम। हाँ, इसके अलावा नहीं है क्वेश्चन जी। तो सो वी कैन आज रुचि मैम ने जो सिनॉप्सिस, क्योंकि इस टाइम हमारे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस के ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें आरडीसी फेस करना है। तो इस टाइम सिनॉप्सिस किस तरह से बनाई जाए, उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, ये बहुत विस्तार के साथ डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी मैम ने आप लोगों को बताया है। और इसके साथ ही एक चीज और है कि जो सिनॉप्सिस अभी तक हम हार्ड में बना रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सॉफ्ट पर भी बताएं, क्योंकि इस वक्त जो हम आरडीसी करने जा रहे हैं तो उसमें हाँ कोविड-19 के पीरियड को लेकर थोड़ा सा रुचि मैम और जी जी। ब्रीफ करें। तो सॉफ्ट कॉपी जब हम बनाते हैं सिनॉप्सिस की, तो हमारे पॉइंट्स तो यही सारे रहेंगे, इसी तरह से हमें बनाया जाएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बोला कि प्लेजरिज्म की बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड सॉफ्ट कॉपी का पैटर्न तो सेम यही रहेगा, बट आपको अपना जो प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है वो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि दिस इज माय प्राइमरी डेटा एंड दिस इज माय सेकेंडरी डेटा। क्योंकि आप सॉफ्ट में हमको भेज देते हैं, फिर जब गाइड को या यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं तो हमें उसमें फिर बहुत सारी गड़बड़ियां दिखती हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट अगेन टू कम्युनिकेट एंड अगेन टू चेंज। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये एक सेशन ले लें कि सिनॉप्सिस प्रिपरेशन कैसे की जाती है, प्राइमरी डेटा आपका क्या है, सेकेंडरी डेटा आपका क्या है, रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या है और आप किस तरह से करने वाले हैं। तो इस ये सारी चीजें और प्लेजरिज्म के बारे में अगेन आई एम वार्निंग, क्योंकि ये एक मैं आपको एक मतलब एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि एक स्कॉलर थी पीएचडी की इंग्लिश लिटरेचर की, उन्होंने 4 to 5 years लिया और उसके बाद सिर्फ प्लेजरिज्म के ग्राउंड पे कि उनकी कॉपी पेस्टिंग थी तो उसकी उनकी थीसिस रिजेक्ट हुई और 4 से 5 साल की मेहनत उनकी खराब हो गई। तो ये चीज के लिए आप प्लीज अलर्ट रहें शुरू से कि आपको प्लेजरिज्म नहीं करना है। और प्राइमरी डेटा और सेकेंड, द मोमेंट आपको पीएचडी का थॉट आता है, टॉपिक का थॉट आता है, आप अपना सेकेंडरी डेटा जो है जो वो आप कलेक्ट करना शुरू कर दें, फिर उसके बेसिस पे अपनी सिनॉप्सिस बनाएं। पर सिनॉप्सिस में कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं उनका ध्यान रखें, और बहुत बड़ी सिनॉप्सिस नहीं बनती, इट्स ओनली 20 to 30 पेजेस सिनॉप्सिस। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के अगर आप बनाएंगे तो बहुत इजीली होगा काम। जी मैम। थैंक यू रुचि मैम। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सिनॉप्सिस को पीपीटी फॉर्म में जरूर प्रिपेयर करें, बिकॉज अब अभी करंट जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो इसके रहते जो उनका प्रेजेंटेशन होगा वो पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, तो आप अपनी टोटल सिनॉप्सिस को शॉर्ट में अपनी स्लाइड्स के द्वारा पीपीटी फॉर्म में भी उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस की ओर से, कि रुचि मैम ने आज जो इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। और यहाँ थोड़ा सा इन बातों को मैं बढ़ाते हुए एक बात और कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट में एक चीज कहीं अभी तक मिसिंग हुआ है और वो है कंटेंट एनालिसिस। तो थोड़ी सी बात हम कंटेंट एनालिसिस पर करने के बाद आज के सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस पर मैं अपना एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहूंगी। तो कंटेंट एनालिसिस वास्तव में आप देखेंगे कि 1926 या 1930 to 40 के दौर में कंटेंट एनालिसिस की मेथोडोलॉजी सोसाइटी के सामने आई, समाज के सामने आई,
या फिर कंटेंट एनालिसिस पर रिसर्च होने लगा। कंटेंट एनालिसिस की मेन उपयोगिता जहां बात होती है लिटरेचर में, तो लिटरेचर में आप देखेंगे कि हम एक कंटेंट लेते हैं, एक राइटर का कंटेंट ले लीजिए, एक न्यूज़पेपर का कंटेंट ले सकते हैं, एक मैगजीन का कंटेंट ले सकते हैं। जैसे कि यदि हम अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं, तो यदि आप 3 या 4 न्यूज़पेपर को लेकर कंटेंट एनालिसिस मेथड को यूज करते हैं, तो इससे भी आप बहुत बड़े उसमें प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में आप मान लीजिए सेम एक चीज कोविड-19 के पीरियड में सोशल एस्पेक्ट ले लें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले लें और उस पर किन्हीं 4 पेपर्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं। उस एनालिसिस को करने में मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि उसमें क्या कंटेंट लिया गया। कंटेंट में 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। सबसे पहले लिया जाता है शब्द, उन्होंने किन वर्ड्स को यूज किया, उन वर्ड को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, उनकी डेफिनेशन या परिभाषित किस प्रकार से किया गया है। इसके साथ ही उसका रिलेशन देखना होता है कि इसमें उन्होंने किस प्रकार से इस चीज को कहा गया है। तो जहां हम हिंदी साहित्य में आते हैं या इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, वर्तमान में अभी कंटेंट एनालिसिस पर बहुत अधिक काम हो रहा है। खास तौर से आप देखेंगे तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब कंप्यूटराइजेशन का युग है, हर चीज आपको ऑनलाइन, गूगल, इन सब पर मौजूद है। तो गूगल पर है या फिर आप कहें न्यूज मीडिया में देखेंगे, पत्रकारिता में भी कंटेंट एनालिसिस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वास्तव में कंटेंट एनालिसिस की जो प्रोसीजर है वो पत्रकारिता के द्वारा ही समाज में आई है, जो पत्रकारों ने ही कंटेंट एनालिसिस किया है। अब कंटेंट एनालिसिस धीरे धीरे पॉलिटिकल फील्ड में बढ़ रहा है। किस प्रकार से एक कंटेंट जो है वो लोगों के दिमाग पर असर डालकर वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर सकता है, किस तरह से आपकी सोच को चेंज कर सकता है। तो कंटेंट एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत बड़े पैमाने में हमारे लिए रिसर्च के बहुत सारे टॉपिक्स खुलते हैं। चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड में ले लें, चाहे आप सोशल फील्ड में ले लें, एक कंटेंट जो आपके सामने मीडिया रखता है, उस कंटेंट से आपकी पूरी जीवन शैली प्रभावित होती चली जाती है और उससे पूरे समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से कंटेंट एनालिसिस पर भी लोगों को, खासतौर से आप देखेंगे कि पीवी यंग ने इस पर काफी लिखा है, कैप्लॉन ने भी इसके ऊपर बातचीत की है और गुडे एंड हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च, इन्होंने एक बुक लिखा था, इसमें मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस की बात गुडे एंड हार्ट ने कही थी। तो यहाँ संचार साधन है, प्रेस है। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली पर प्रेस की भूमिका बढ़ती चली जा रही। हम न्यूज से, प्रेस से, गूगल से या फिर और विभिन्न प्रकार के जो संचार माध्यम हैं वो हमारे जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारे समाज पर, हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर फील्ड पर बहुत बड़े पैमाने पर असर डाल रहा है। तो जो संचार सामग्री है, उस संचार सामग्री के एनालिसिस पर भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, चूंकि आप जब जाते हैं संबंधित साहित्य का अध्ययन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कंटेंट एनालिसिस बहुत सारा देता है। उस कंटेंट एनालिसिस पर आप बहुत सरल शब्दों में एक रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करा सकते हैं और उस रिसर्च पेपर में आप बिल्कुल मेंशन करिए कि मैंने यहाँ कंटेंट एनालिसिस विधि, जिसको कहते हैं अंतर वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया है। और अंतर वस्तु विश्लेषण की विधि में आपका रिसर्च पेपर बहुत सारे प्लेजरिज्म से बचता है। तो ये इसीलिए मैंने इसकी बात की कि किस तरह से हम संचार साधनों के माध्यम से कंटेंट एनालिसिस की मेथड के द्वारा भी हिंदी साहित्य में और इंग्लिश लिटरेचर में, दोनों फील्ड में हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं और हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो खुलकर आते हैं। खासतौर से मैं कहूँगी पॉलिटिकल साइंस में जो भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मतदान बिहेवियर पर अभी बहुत ज्यादा स्टडी चल रही है ना।
कि मतदान भी आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए मतदान बिहेवियर पर किस तरह से संचार साधनों का प्रभाव पड़ता है। ये एक अच्छा रिसर्च पेपर भी आप इस पर पब्लिश कर सकते हैं और ये आपका एक टॉपिक भी हो सकता है और जिसमें आप कंटेंट एनालिसिस की विधि को प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक इसके स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो आता है कि जो आप संबंधित साहित्य या तथ्यों का चुनाव कर रहे हैं, किन फैक्ट्स को ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया मतदान बिहेवियर और संचार साधन, है ना, इन दोनों के परस्पर संबंध से आप साहित्य के ऊपर भी कर सकते हैं विश्लेषण। आप किसी मैगजीन के ऊपर भी, कोई भी पत्र पत्रिका है, इसके ऊपर भी आप कंटेंट एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तथ्यों का चुनाव करना होगा। देन सेकंड आता है इसमें कि हम अपनी इकाइयों का चयन करें, हम किन इकाइयों को इसके अंतर्गत लेते हैं। जो जो भी हमारी इकाइयां हैं या जो जो भी हमारे तथ्य हैं, उन इकाइयों का हमें निर्धारण करना होता है। इन इकाइयों के निर्धारण के बाद हम उसको कैटेगराइज करते हैं विभिन्न सीरीज में या विभिन्न श्रेणियों में। हमने जो भी कंटेंट लिया है उसको हमने अलग अलग श्रेणियों में रख दिया। जैसे कोविड के टाइम में अगर आप लेते हैं कि किस तरह से चाइना से शुरू हुआ, इटली में इसकी क्या कंडीशन थी, फिर भारत में आए, तो हमने क्लाइमेट भी ले सकते हैं, लोगों का बिहेवियर भी ले सकते हैं और कल्चर भी ले सकते हैं। हम किस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमारा कल्चर भी इस तरह का हो सकता है जो कि वायरस को हमसे आने से रोकता है। आपने देखा होगा कि जो जापानीज लोग हैं वो बहुत दूर से अभिवादन करते हैं, है ना। भारतीय लोग हैं वो बहुत दूर से अभिवादन करते हैं। वहीं अगर आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो वो हाथ मिलाना, लोगों के मतलब जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के निकट आने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो क्या शायद वहां इस वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ा। ये हमारी हैबिटेट में है ना, कि भारतीय परंपरा में हम अपने बाहर से आने वाले जो शूज हैं उनको हम बाहर उतारते हैं, देन घर में एंटर होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो हम इसमें स्पेशल करते हैं, सारी श्रेणियों में इसको विभाजित करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और फिर इन श्रेणियों का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद इसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं और इनके बीच में एनालिसिस करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मूलतः ये भी एक मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड हो जाता है। हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा, मतलब जहां हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य को डेटा में कन्वर्ट करना, तो ये भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो एक ये विधि भी आप शोध प्रविधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अपने पूरे रिसर्च को भी ना लें तो रिसर्च पेपर पब्लिश होने में या रिसर्च पेपर लिखने में कंटेंट एनालिसिस एक बहुत अच्छे कारक के रूप में मतलब बहुत हेल्पफुल है, जिसके द्वारा आप, क्योंकि अभी हम घरों में हैं और घर में रहते हुए हमारे पास हम ई कंटेंट बहुत सारा देख रहे हैं, हम ई पेपर्स बहुत सारे देख रहे हैं। अगर आप 3 या 4 पेपर, 2 या 3 ई मैगजीन्स को उठाते हैं तो एक अच्छा कंटेंट एनालिसिस पर रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैंने कहा कि आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो इस वक्त के रहते हमने एक बहुत शॉर्ट में बताया है। कंटेंट एनालिसिस एक बहुत बड़ी फील्ड पर बात करने वाली चीज है, पर पत्रकारिता के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के लिए और हिंदी लिटरेचर में तो कंटेंट एनालिसिस पर बहुत बहुत ज्यादा काम चल रहा है इस वक्त। तो हिंदी साहित्य में और इंग्लिश लिटरेचर में भी कंटेंट एनालिसिस को लिया जा सकता है। आगे रुचि मैम प्रोसीड करें। We have come to the end of today's session. Yes, ma'am. So I would like to thank Dean Humanities, Dr. Usha Vaidya, for giving the closing remarks and giving some brief about content analysis. I thank all the participants. I thank
the deans and HODs of Rabindranath Tagore University have joined for this session. Dr. Deepti Maheshwari, I can see in the panelists. So thank you so much, ma'am. And thank you, Usha, ma'am. And thank you all the participants for giving your patient hearing to the sessions and being patient with us. And thank you so much. Today was this much for the session. Tomorrow again, we will have the session at 12:30. And I expect all of you to join again tomorrow. So thank you so much, all of you. Thank you very much. ISEC team, रमन सर, हमारे सभी प्रतिभागी, समस्त डीन, HODs और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के सभी सहायक प्राध्यापक और हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर का मैं अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज समय थोड़ा हम पहले इस मीटिंग को कुछ RDC वगैरह के चलते हमें इस मीटिंग को जल्दी समाप्त करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत मतलब क्षमा चाहते हुए, वरना हमारा सेशन 2:30 तक चलता है और कल हम उन्हें 12:30 पर मिलते हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू रुचि मैम। Thank you, ma'am. Raman sir, thank you so much. Thank you. थैंक यू।